Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today we are talking about a very special day is being celebrated, and you see behind me Statue of Unity. But how is the status of unity? That's what we'll be talking about with Jayesh Vyasji and Harish Shankar. Welcome, Namaste. Namaskar. both of you. I will open up the conversation by mentioning a lot of threats that we face on ongoing basis, even in our individual lives, where we feel that harmony requires some additional attention. We look at India, the way democracy functions. Opposition is necessary, but sometimes the equation that emerges in terms of the political orbit as well as the communal harmony makes you wonder, while Prime Minister Narendra Modi ji is taking the oath for unity of the nation, marking Statue of Unity in a grand way. But where are we in terms of the real feel of unity of the nation? And you have been a part of BJP as spokesperson, JSC, and also a thinker and someone who is well versed with Indian scripture. So I'll come to you, Harishi, based in Bangalore. Uh, if, as a layman, the question comes to you and you are to rate uh, status of unity as far as Bharat is concerned, where would you put out of 10? Uh, as I would put it at 7 or 8. I would put it as 8 out of 10. And we are united. It's only the politicians for their selfish interest. They say that they divide the communities, but otherwise we are united. As a country, we are one nation. We are united. So that is very encouraging. Jayji, same question to you. Where would you put out of 10? I would like to say, wherever we are talking about the politicians or politics, they are just coming out of the society, but definitely they are the leaders, and they are leaders of the mass at the same time. They are leaders of the thought process. There is a two difference in between to just how we are going on and on as a country and as a in totality इतने लोगों के साथ देश चल रहा है. मगर कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी पुरानी विरासत राष्ट्र की सही में जो जिनको बोला जाए कि हमारी जो संस्कृति रही है और जो संस्कृति रही है, जरूर से मैं इतना बताना चाहूंगा कि 1000 साल से ऊपर की जो पुरानी संस्कृति रही है उनकी बात में जरूर से करना चाहूंगा. तो यूनिटी की बात में सरदार साहब का जब जन्मदिन है तब मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि 1950 में जब उनका देहांत हुआ, बहुत जल्दी चले गए. आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद बहुत जल्दी चले गए. मगर आज का जो नक्शा भारत का है वो जरूर से पूर्णतः हम कह सकते हैं कि सरदार साहब की देन है. और उनकी रक्षा के लिए न केवल नक्शा की रक्षा करनी है, न केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करनी है, मगर साथ में सांस्कृतिक विरासत जो हम जिनको भारत की बोलते हैं उनकी विरासत की रक्षा की बात करते हैं, तो उनके लिए सदैव सतत किसी न किसी कुछ लोग होते हैं कि जिनको संघर्षरत भी रहना पड़ता है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि हमसे मान लेते हैं कि सब एक है, मगर कितने फोर्सेस काम करते हैं अशोक भाई हमारे राष्ट्र में, तो उनको भी साथ में सब लाके चलना, ये मैं पहली बात करूंगा कि उनमें हम आज बहुत अच्छी तरह सफल होने जा रहे हैं. बात हो गई जी, हाँ जी, समझ जाता हूँ. जी हमारे कई दर्शक भी मेरी तरह सोचते होंगे. इनफैक्ट मैं हरीश जी के जो रिस्पॉन्स और उनका फील है उसको लेकर भी मुझे थोड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस तरह मुझे दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क में सिर्फ न्यूज हेडलाइंस को देखते हुए, तो मुझे लगता है स्टेटस ऑफ यूनिटी की तरफ और अधिक काम करने की आवश्यकता है. तो जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनके चलते जिस तरह के बड़े थ्रेटनिंग टाइप के इश्यूज जो प्रकट हो रहे हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ चलता हूँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ, जहाँ पर जो उत्सव आज मनाया गया.
हरीश जी, आप वहाँ गए हुए हैं ऐसा? मुझे हाँ, मैं पिछले सुना है। साल गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाँ, केवड़िया। तो कैसा कैसा फील आपको वहाँ पर हुआ था? एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज एन इंजीनियरिंग मार्वल और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना है, और वहां जाते एक पेट्रियोटिज्म जैसी फील आती है वहां पे जाने के बाद, और बहुत ही बढ़िया बना है ये तो। अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अच्छी चीज बनाई है उन्होंने। और काफी हमें वहां जाते ही आपने, और जो नीचे उनका जो फोटोग्राफ्स है स्टैचू में नीचे जब जाते हैं, उससे अपने आपको अगेन देश के बारे में काफी फील होता है उसके बारे में कि हमको देश के लिए कुछ करना है। तो काफी जी, तो सेम सेम क्वेश्चन जय जी, आप भी इस स्थान पर गए हुए हैं जिसके उत्सव के दृश्य हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो सरदार पटेल साहब का जन्म तिथि जिस धूमधाम के साथ मनाई गई, वो आपको गणतंत्र दिवस की भी याद दिलाती है। और तो जय जी, इस स्थान पर आपकी अनुभूति क्या रही? हम जब से देखते हैं तो हमारी अनुभूति वहां पर ये रहती है कि राष्ट्र को एक करने वाले 562 से ज्यादा रियासतों को एक करने वाले, जिसमें गुजरात में 222 से ज्यादा रियासतें थी, उनको जब एकत्रीकरण किया गया, और वो भी वो समय में कि जब भी जाति के तौर पर राष्ट्र को विभाजित करने की समस्या चली, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, वही साल भारत के टुकड़े हुए। वही समय में मुझे सरदार साहब का स्मरण करते हुए साथ में महर्षि अरविंद का स्मरण आता है कि वो जो दृष्टा रहे भारतवर्ष के, तो उन्होंने यौगिक तौर पर कार्य किया, और सरदार साहब ने एक ऐसा कार्य दृढ़ निश्चय करके कर बताया कि आज हमारे श्वासों में भारत बसती है, और भारत में जब हम बसते हैं तो केवल और केवल वो सरदार साहब की अनुभूति वहां पे आती है। कई बार ये लोग बोलने वाले बोलते रहते कि इतनी बड़ी प्रतिमाओं की जगह ये करना था, वो करना था, मगर जो भारत को एक करने वाला, नेक करने वाला, हमारे को एक नक्शे में रखने वाले सरदार साहब की जब इतनी विराट प्रतिमा देखते हैं, तभी लगता है कि कभी सूक्ष्म से स्थूल में भी जाते हैं, मगर स्थूल से भी सूक्ष्म की ओर जा सकते हैं। जब हमें इतनी विराट चेतना का, विराट मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो साथ में ही हमें उनकी अनुभूति होती है विराट तत्व की, क्योंकि एक पास में है मां नर्मदा मैया। जो मां नर्मदा मैया, ये जोड़ की पूरी हम देखा जाए कि जीवादोरी है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। और नर्मदा भी कंकर कंकर शंकर जिनको बोलते हैं, भारतीय संस्कृति की, जैसे गंगा मैया जमुना मैया बोलते हैं, इसी गंगा नर्मदा मैया है। और उनके पास में जब इतनी विराट प्रतिमा बनती है, तो हमको दो चीज साथ में अनुभूति होती है। सालों तक सरदार साहब को जिन तरह से अपमान बोध करा दिया गया था भारत की राजनीति में, पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और उनकी जगह जब माननीय नरेंद्र भाई ने ये कार्य किया, तब सर्वोत्कृष्ट श्रद्धांजलि के तौर पे किया है। हम जरूर से मानते हैं कि प्रतिमा केवल एक रास्ता नहीं है, प्रतिमा के साथ एकत्रीकरण, भारत के लोग सब यहाँ पे आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, और वो देखते हैं, तो सरदार साहब को देखते हुए साथ में दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, और साथ में संकल्प शक्ति के साथ एकता का संदेश एक साथ पूरे भारत में जाता था। और ऐसे ही सरदार साहब ने कभी गुजरात में आकर सबसे पहले जो हमारा अपमान बोध हुआ था भारतवर्ष का, सोमनाथ के तट पर जाके हाथ में पानी की अंजलि लेकर बोला था कि यहाँ पर दूसरी बार अच्छे से सबसे दृढ़ मंदिर अच्छा सा बनना चाहिए। आज सोमनाथ मंदिर वहां पर बना है। सरदार साहब ने तो नक्शा दे दिया, भारतवर्ष बना लिया, हमारे लिए पूरी उत्कृष्ट व्यवस्था की। तो हमारा एक जब बोलते हैं हम पिता की भी तर्पण करते हैं, परिवार में हमारे तर्पण की प्रथा रही है, अर्पण तर्पण समर्पण की प्रथा रही है, तो ये तर्पण का एक कार्य है। और साथ में एक आइकॉनिक लेवल पर जो हम बोलते हैं कि लोग हम देखते हैं वैश्विक तौर पर आते हैं, और हम तो बार बार जाते हैं, और वहां से जो अनुभूति आती है, एक ही अनुभूति आती है सरदार साहब के, कि सरलता से पूरे राष्ट्र में उनके समर्पण करके, हम राजनीति की आज बात नहीं करना चाहते, मगर उनका अपमान बोध जो सालों तक हुआ, उनसे बाहर निकलकर कुंठित चेतना जो लोगों की थी, लोगों में रहता है कि सरदार साहब को ऐसे क्यों किया गया। वो कुंठित चेतना जब खुलती है, खिलती है, तभी वैसे ही ऊर्जा का वहन अच्छे से होता है, और राष्ट्र में सब साथ मिलके आगे जा सकते हैं। तो जय जी, आप तो कह रहे हैं कि हम राजनीति की बात आज नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए, जब भारत के स्वरूप की बात करते हैं, भारत के शासन तंत्र की बात करते हैं, और विशेष करके जब आप लौह पुरुष सरदार पटेल जी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो समानांतर रूप से रहती है। और स्वयं आपने कहा कि पहले उनको उचित सम्मान, उचित श्रेय
नहीं दिया गया। हरीश जी, इस जी बात को लेते हुए कई बार ऐसा भी सुनने आता है, कोई कोई कहते हैं ये तो कांग्रेस के थे तो बीजेपी ने इनको अपना लिया इस रूप में, तो क्लेम कर दिया अपना। ऐसी बातें भी सुनने में आती है और ये बात अपोजिशन की तरफ से भी आती रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आती रही है। कांग्रेस कहते हैं कि वो तो कांग्रेस के अभी नेता लोग कहते रहते हैं कि वो तो कांग्रेस ही है करके, बट उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया इतने सालों तक। सरदार पटेल को जो सम्मान उनको देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो आज बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी जी जो सम्मान दे रहे हैं उनको वो सम्मान पहले मिलना चाहिए था। और जैसे जयेश जी बोल रहे थे उसके बाद मुझे एक चीज याद आई, जैसे हैदराबाद पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, नवाब हैदराबाद, और वहां पे काफी लड़ाई हो रही थी, रजाकर लड़ाई हिंदू मुसलमानों के बीच में। रजाकर मतलब वो निजाम की जो आर्मी थी उसको रजाकर कहते थे। तो कई लोग उसको जानते नहीं, अब तो एक रजाकर फाइल्स करके फिल्म भी आ रही है। तो मेरे नाना जी उधर रायचूर में थे जो हैदराबाद में होता था, अब कर्नाटक में है वो। तो वहाँ हिंदुओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो सरदार साहब ने रातों रात पूरा हैदराबाद स्टेट को आर्मी से घेर के रातों रात 3 दिन के अंदर सरेंडर करवाया। तो ये जो महानता थी सरदार पटेल की, जो आज जो हम भारत कहते हैं और जो भारत का नक्शा, तो सरदार साहब का को स्मरण करना चाहिए कि उनसे ही हुआ ये चीज। और काश वो कश्मीर का भी कर देते, अगर वो उनके हाथ में होता तो कश्मीर का भी सुलझा देते वो। तो ये जो हरीश जी बात कह रहे हैं जयेश जी, उसको सुनते हुए भी मुझे लगता है कि हम जहां राष्ट्र की एकता की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की कोई ना कोई खिड़की निकल कर चली आती है। क्योंकि जब आप लेखा जोखा करना शुरू करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, तो कई बार जो बातें अब जिस तरह आ रही हैं कि नेहरू जी के इस निर्णय के कारण ये हो गया और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मसले को क्यों ले गए, तो एक तरफ ये है कि नेहरू जी भी भारत के प्रधानमंत्री थे, वो ठीक है कांग्रेस के रहे थे, और सरदार पटेल भी कांग्रेस के हो ये तो था, लेकिन वो भारत के थे, वो भारत की एकता के लिए उन्होंने जो कार्य किया इसके लिए हम उनको याद करते हैं। तो जब कोई भी इस प्रकार की बात करता है कि अमुक दल का था तो अमुक दल वाले नहीं सम्मान करें, वो अपने आप में मुझे लगता है कि स्टेटस ऑफ यूनिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, वो दल के लिए नहीं कर रहे हैं। ये भावना कितनी आपको आज की राजनीति में दिखाई देती है जयेश जी? मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। पहले हरीश साहब ने जो बताया ना कि उनमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जो हैदराबाद में निजाम ने जब मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, भारत में नहीं रहना चाहूंगा, तो जो ऑपरेशन बनाया गया, तो ऑपरेशन पोलो, क्योंकि ये सब ऐतिहासिक बात है तो आज मैं थोड़ी आपको उजागर करना चाहूंगा। तो वो ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन पोलो। और एक जो चीज थी मैं उसमें ऐड करूंगा कि उनके 4 लोग जो महत्वपूर्ण लोग रहे, एक सरदार साहब गृह मंत्री के रूप से, दूसरे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी साहब, और वो भी ऑपरेशन पोलो में शामिल थे, जो अहमदाबाद से थे। तीसरे रहे थे जनरल राजेंद्र सिंह जाडेजा, वो समय के जनरल थे, बाद में जनरल करियप्पा है। तो जनरल राजेंद्र सिंह जाडेजा वो जामनगर से थे, गुजरात में जो जामनगर सिटी है, जामनगर के नवानगर के वो प्रिंस थे। और चौथे थे एच.एम. पटेल, जो वल्लभ विद्यानगर अहमदाबाद के पास में है, नडियाद के पास में। वो चारों लोगों ने मिलकर ये ऑपरेशन पोलो को एक पूरा कार्यक्रम वहां अंजाम दिया था। ऐसा ही हुआ था जूनागढ़ में, गुजरात में जो जूनागढ़ का नवाब था, उनको भी विद इन नाइट उनको जाना पड़ा था, कुछ कुत्तों को साथ में लेके वो अपने प्लेन में बैठ के पाकिस्तान गए थे। इतना मैं यहाँ पर कई स्मरण है, क्योंकि मेरे सरदार साहब की पुत्री मणिबेन के साथ मेरा सीधा नाता रहा था। मैं उन मणिबेन को कई बार उनके चरणों में बैठ के उनको सुनने की भी हमको मौका भी मिला है। तो वो एक पूरी अलग बात है। बात रहती है राजनीति और इतने बड़े आइकॉन को जोड़ने की। सरदार साहब, हम पार्टी में भी बोलते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र। तो जो राष्ट्र के लिए कर्तव्य करते हैं, वैसे महर्षि अरविंद भी कई सालों पहले कांग्रेस में बोल सकते हो, सुभाष बाबू भी कांग्रेस में ही थे, मगर उनकी स्थिति क्या थी वो जानना बहुत जरूरी रहता है। तो वो समय में सरदार साहब ने जो कार्य किया, जैसे बताया कश्मीर का नहीं माने। आज इतने सालों तक कांग्रेस बोलती रही कि 370 कलम नहीं जा सकती, मगर गई। दूसरी बार ये बताते रहे कि मैंने सोमनाथ का बताया, सोमनाथ का मंदिर में जब सरदार साहब ने ये अंजलि लेकर बात की
जवाहरलाल नेहरू जी को कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सिर्फ इतना नहीं, राजेंद्र सिंह जी जब उनका देहांत हुआ तब सरदार साहब उनकी अंजलि देने के, सरदार साहब का देहांत हुआ जब वही समय में जब राजेंद्र बाबू जाना चाहते थे, तभी भी जवाहरलाल नेहरू ने उनको मना किया था। आज मैं उनसे भी छोटी और बहुत सेंसिटिव बात करना चाहूंगा, जब बात इतने तक हम कर रहे हैं। सरदार साहब का 1950 में जब देहांत हुआ तो उनके सुपुत्र रहे डाया भाई पटेल। डाया भाई पटेल मुंबई में फ्री प्रेस के नाम के अखबार में कार्यरत थे। फ्री प्रेस से उनको नौकरी से हटाने का कार्य भी पीएमओ दिल्ली से वो समय में 1950 में हुआ था। यह ऐतिहासिक तथ्य है। और वो समय में डाया भाई पटेल, आप हम कह सकते हैं कि डाया भाई पटेल कभी भी दिल्ली में नहीं गए, दिल्ली में सरदार साहब के घर नहीं गए, सिर्फ मणिबेन रहती थी। और सरदार साहब की सादगी इतनी मानी जाती थी कि सरदार साहब की जो धोती होती थी वो जब पुरानी हो जाती थी, वो धोती में से साड़ी बनाकर मणिबेन खुद पहनती थी। तो ये नेता की, सरदार साहब की स्मृति की अगर बात करें, गुजरात से जुड़ी, भारत से जुड़ी, तो बहुत सारी हम कह सकते हैं कि इतनी स्मृति है। मगर मन, वचन एवं कर्म, इसमें सिर्फ राष्ट्र को छोड़ते हुए कोई कुछ और बात नहीं थी। और इनसे इतनी बड़ी प्रतिभा, हम जिनको बोलते हैं प्रतिमा से भी बड़ी प्रतिभा सरदार साहब है। हम इतनी प्रतिमा तो हम बोलते कि इतनी बनाई अच्छी बात है, मगर उनकी प्रतिभा तो बहुत इनसे भी बड़ी थी। उनका जो अवमान बोध हुआ जवाहरलाल नेहरू परिवार से स्पेसिफिकली, उनका इनके सामने हम जरूर से कह सकते हैं कि इतिहास को आप कभी भी दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक समय आता है, एक काल चक्र, कालखंड में एक समय फिर से आता है कि जब, जैसे बोलते हैं ना कि भक्ति करो पाताल में, प्रगट भई आकाश, दाबी दूबी न रहे कस्तूरी की बास। ऐसे सरदार साहब की प्रतिभा को दबाने की कोशिश कांग्रेस ने पूरी की है। कहीं उनकी, हमारे पास आज भी, मैं पूरा फ्लो से के साथ 1 घंटे तक बोल सकता हूं, मगर सिर्फ कांग्रेस की बात करने की जगह सरदार साहब की बात कर ली जाए, उनका आनंद रहेगा। मैं आपको इंटरप्ट करेंगे इसीलिए सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि जो वर्तमान संदर्भ है उनकी तरफ भी थोड़ा और आ जाए इतिहास से। तो हरीश जी, जैसे उनकी प्रतिभा की बात है, उनसे जो प्रेरणा लेने की बात है, वो अपने स्थान पर है। हम ये देखें कि अभी स्थिति क्या है, तो आज का अखबार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में मराठा जो हैं उनके लिए आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन जो छिड़ गया है, उसको लेकर भी कई उपद्रव और ऐसी स्थिति बन गई कि इंटरनेट सर्विस कई जगह पर सस्पेंड करनी पड़ी। पर हम इस मसले पर विशेष रूप से नहीं जाके हम देखेंगे कि कई राज्यों में, विशेष करके जयेश जी आपसे भी इस पे मैं बाद में टिप्पणी चाहूंगा, कि जो भारत में ढांचा है राज्य के और केंद्र के संबंध को लेकर, उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं जाते हैं कैंपेन करने के लिए, तो वो डबल इंजन सरकार कह रहे होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात वो मान रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी होती है और केंद्र में होती है, तो केंद्र के सहयोग के साथ में राज्य के विकास के लिए वो अच्छा होगा। वो एक बात ठीक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर अपने आप में ये जो हम एकता की बात करते हैं, उसमें जो राष्ट्र है वो एक भावना है, कहीं ना कहीं हरीश जी आप उससे सहमत होंगे। तो ये उस भावना में अगर राज्य राष्ट्र के ऊपर आने लग जाए, या भाषा को लेकर या धर्म को लेकर, इस तरह की स्थितियां बहुत अभी आपको दिखाई दे रही हैं भारत में, या नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लगता है? आपने 10 में से 7 अंक जो स्टेटस ऑफ यूनिटी के दिए, उसको आप पुनर्विचार करना चाहेंगे या आप उस पर अडिग हैं? मैं एक्चुअली मैं उसी पे हूँ, 10 में 7 का ही मैं देखूंगा, क्योंकि आज आप आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा, ये जो अपोजिशन के नेता हैं वो लोग भड़का के कर रहे हैं, और उसीलिए वो 3% दिया, नहीं तो 10 में से 10 होता। क्योंकि आज अब बीजेपी कभी किसी जातिवाद का बात नहीं करती है, ये तो माइनॉरिटी का भी बात नहीं करती है। बीजेपी माइनॉरिटी को भी सपोर्ट करती ही है, ऐसी बात नहीं है। ये तो अपोजिशन कांग्रेस वालों का भड़काने का है, ये कि ये है वो दंगे वो करते हैं, जातिवाद फैलाने की बात, ये एक्चुअली कांग्रेस का ज्यादा है। क्योंकि हमने तो बचपन से ही देखा है कि जैसे कांग्रेस ये माइनॉरिटी को सपोर्ट करना, वो ये बात है। और अगर ये, इस बारे में मैं अपने प्रधानमंत्री जी के ये आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने जो सरदार पटेल जी की स्टैच्यू बनाई और सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैच्यू जो इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट के पास, वॉर मेमोरियल के पास बनाई है, वो दोनों कांग्रेस के थे, वो तो बीजेपी के नहीं थे। उस टाइम में बीजेपी नहीं थी,
मगर फिर भी आज जो एक बड़े नेता हैं जिन्होंने देश के लिए किया है, उनके लिए आभारी हैं। उनको उनकी जो जगह देनी चाहिए थी वो नरेंद्र भाई जी मोदी ने दी है, जो कि कांग्रेस ने कितने 70 साल में कुछ नहीं किया था उस बारे में। वो तो दोनों कांग्रेस ही हैं। तो इसमें जो आज अब देश के नेता हैं, उनका जो जिन्होंने काम किया, उनके कांग्रेस आज गवर्नमेंट उसको वो तो देख नहीं रही है कि वो कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। चलिए, तो हरीश जी, आपसे ये पता चलता है आप वैसे किसी पार्टी के नहीं हैं, पर जो आपकी बात है वो जयेश जी को प्रसन्न कर रही होगी, क्योंकि वो तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं गुजरात से। तो लेकिन जयेश जी, जिस तरह से एक भाव बन रहा है राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के, उसके विपरीत जो आरोप उन पर लगता है, न केवल अपोजिशन की तरफ से बल्कि प्रेस में भी, और सिर्फ भारत की प्रेस नहीं बल्कि भारत से बाहर भी। और एक बार आपने देखा होगा टाइम्स मैगजीन ने तो ये डिवाइडर इन चीफ करके स्लोगन लगा के उनकी फोटो लगा दी थी। और हरीश जी को लगता है कि वो एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तोड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। तटस्थ रूप में देखा जाए और आप विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है ये जो आरोप आता है प्रधानमंत्री महोदय पर, उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? मैं एक एग्जाम्पल देना, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। दिल्ली में एक मार्ग का नाम था औरंगजेब मार्ग। वो औरंगजेब मार्ग को बदलकर दारा शिकोह मार्ग कर दिया गया। उनके भाई थे। बात मुस्लिम की नहीं है, हिंदू की नहीं है, मगर जो देश को तोड़ने वाला और देश में अपनी परंपरा को जो जीता है, उनको तोड़कर, उनको मरोड़कर बलात् किसी को आप अगर उनके ऊपर अलग तरीके से पेश आते हैं, वो आक्रांता का नाम निकालकर दारा सिकोह, जो दारा सिकोह का वध कर दिया, उसको मार दिया गया, औरंगजेब ने मारा था। दारा सिकोह मानता था कि भारतवर्ष में रहने वाले सब भारतीय, वो हम आज भी बोलते हैं। हम कहते हैं कि, और वो भी ये जो मार्ग बदलने का कार्य भी नरेंद्र भाई के कार्यकाल में, वो पहले हो सकता था। आक्रांताओं के नाम से अगर भारत को हम जाना जाए तो उनसे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो आतंकी रहे, जो राष्ट्र के ऊपर बम जिसने फेंके, कितने लोगों जो पे मर गए, वो आतंकी को जब सजा होती है तब उनकी इतनी बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के आंख में बोलते हैं कि मुझे आंसू आ रहा है, उनको जब शिक्षा हो रही है तब। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में जाकर आतंकियों के साथ खड़े रहकर अगर राहुल जी ये बोलेंगे कि हम इनके लोगों के साथ हैं, उनको साथ में रहेंगे, तो जनता जनार्दन तो देखेगी और जनता जनार्दन उनके ऊपर से तय करेगी। और भारतीय जनता पक्ष का सालों से हम एक बात करते हैं कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। हम किसी का अपीसमेंट नहीं करते और सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। और आज हम गुजरात में और कहीं भी है, मगर कि मीडिया का अपना एक अलग अलग, इंटरनेशनल मीडिया का भी अपना अपना एजेंडा हो सकता है। नाउअडेज क्या हो गया कि सबका भी एक अपना एक कार्यक्षेत्र भी हो और साथ में व्यवसाय भी हो, तो अपना एजेंडा भी हो सकता है। मगर आज मैं आमंत्रित करता हूं, आप जब अमेरिका से बोल रहे हो तो मैं भारत में सभी को आमंत्रित करता हूं, इंटरनेशनल मीडिया को, कि आप आइए, यहाँ देखिए, अपनी सिर्फ आंख लेकर आइए, चश्मे उतार कर आइए, तो पूरा आज हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज को, जी मैं क्षमा चाहता हूँ, समय की सीमा को देखते हुए एक और संदर्भ पर हम संक्षेप में दृष्टिपात करें यदि। हरीश जी, केरला में एक सभा होती है जिसमें हमास के पूर्व नेता का वर्चुअल संबोधन होता है। उसके संबंधित है या नहीं, लेकिन बाद में वहां पर एक बम विस्फोट भी होता है। तो ये सारी घटना कहीं ना कहीं दिखाती है कि जहां प्रधानमंत्री ने हमास के इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला कहकर भारत की दृष्टि स्पष्ट की, वो अपोजिशन उससे पूरी तरह सहमत नहीं हो या कुछ दल या समूह सहमत नहीं हो, उसको आप कितना खतरा मानते हैं राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से? ये एक खतरा तो है, और केरल में थोड़ा पीएफआई और एसडीपीआई एक्टिव हैं केरल में, और केरल से ही आईसिस में जाके लोग मिले हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ केरला में थोड़ा सा वो है ये प्रॉब्लम। बट मोदी जी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और मोदी जी
पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को एड भी भेजा है भारत से। हमास तो एक नॉन स्टेट प्लेयर है, तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना तो बनता नहीं है। अच्छा, तो बहुत ही कम समय है, इसलिए क्विकली बहुत संक्षेप में जय जी बताएं। एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं, जैसे मैं 7 आउट ऑफ या 8 आउट ऑफ 10 इसलिए बोल रहा हूं, आज आप कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस ये जातिवाद फैला रहे हैं, वो है करके, आप ये देखिए कांग्रेस के हिसाब से माइनॉरिटी कौन है? एक ही एक रिलीजन है माइनॉरिटी कांग्रेस के हिसाब से, दूसरे रिलीजन जो माइनॉरिटी उनके गिनती में आती नहीं है, जैसे जैनिज्म है या सिखिज्म है, पारसीज है, वो भी माइनॉरिटी है, उसके बारे में तो कांग्रेस ने कभी बात नहीं किया। बहुत सारे मुद्दे हरि जी, बहुत सारे संदर्भ हैं, तो मुझे लगता है कई संदर्भों को छोड़ देना अभी ठीक होगा, लेकिन ये भी इसमें जुड़ी हुई बात आती है कि कांग्रेस की तरफ से कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर भी जोर दिया जाता रहा है, और वो कहते हैं जितनी संख्या उतना हक, तो वो तो अपने आप में राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को तो छिन्न भिन्न कर देता है, क्योंकि आप ये विश्वास नहीं रख रहे हैं कि अगर आप हिंदू नहीं है तो हिंदू के हित का आप ध्यान रख पाएंगे, या मुस्लिम नहीं है या अमुक जाति के नहीं है, तो ये तो दृष्टि अपने आप में विभाजित करने वाली दृष्टि है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब ये कास्ट बेस्ड सेंसस 2012 में हुआ था, जब यूपीए पावर में थी, तब उन्होंने क्यों नहीं रिलीज किया वो रिपोर्ट को? तो ये भी नहीं किया। जी जी, मैं जय जी बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी बातें आपसे सुनने का मन है, पर समय की सीमा को देखते एक तो मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखंड भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राप्त हुआ। भारत की एकता की यही भावना हिंदुस्तान के कण कण में अविरत रहे, ऐसे उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय किया। तो आज इस राष्ट्रीय एकता परेड में माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे उपस्थित हम सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाएं। हम दाहिना हाथ ऊपर कर शपथ दोहराएंगे। तो हम इस शपथ का थोड़ा सा अंश अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हाँ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। तो ये जो एक शपथ इस प्रकार से एक नेतृत्व के साथ में लेने का क्षण होता है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी भावना से भर देता है जो राष्ट्रीय एकता को पोषित करने वाली है। तो उसके लिए उनका अभिनंदन करते हुए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपका भी धन्यवाद। आपका भी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आम आदमी में कोई ये नहीं है, मेरे भी कई दोस्त हैं दूसरे रिलीजन वाले, अच्छे दोस्त हैं, काफी हेल्पफुल है। ये नेता लोग जो कर रहे हैं ना, उसी से हो रहा है ये सब, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स। और ये भी तो नेताजी थे ना जो अभी शपथ दिलवा रहे थे। हाँ, वो तो एकता की बात कर रहे थे। हाँ, नरेंद्र भाई की कोशिश हमेश भारतवर्ष में रहने वाले सब भारतीय, और हम जब सनातन भी बोलते हैं तो सनातन का मतलब अर्थ भी यही होता है कि भारत की धारा को मानने वाले सब यहाँ पर हमारे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो सब यहीं के लोग हैं, इधर उधर हुए कल साथ में लेके भारत के लिए। आज जैसे जय जी ने जैसे बताया, दिल्ली में आज एक रोड का नाम है अब्दुल कलाम रोड जी। और हमको कहने का हमको आनंद होगा कि राष्ट्रपति का दौर जब कलाम साहब का जब रहा, वो भी भारतीय जनता पक्ष ने मिलकर कलाम साहब राष्ट्रपति के दौर में चुनाव में नहीं कह रहा है कि हम यार जरूर से लेने की आवश्यकता है। आपके लिए मंगल कामना है, सबके लिए भारत माता की जय।